तो अब देखो कि बुक्स के अंतर्गत एक तो बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी, अभी के डेट में ये बुक आती है ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से। ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से। उसके बाद फिर दूसरी बुक है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी पुनर्लेखन पर आऊंगा। सर क्या भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए? ये देखो, इसको ना, ये इंटरव्यू का सवाल पूछ रहा है अभी सही। तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा आर्यन, लेकिन तुम इंटरव्यू का सवाल पूछ रहा है। उसके बाद तीसरी बुक है यशपाल ग्रोवर। चौथी बुक है बिपिन चंद्रा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद फिर पांचवी बुक है सुमित सरकार। छठी बुक है शेखर बंदोपाध्याय। शेखर बंदोपाध्याय। उसके बाद फिर सातवां सोर्स है इग्नू। इग्नू। एक और सोर्स है राम लखन शुक्ला की। राम लखन शुक्ला की। इतनी किताबें हैं जो हिंदी में आपके लिए अच्छी तरीके से उपलब्ध है। एक और है इंडिया टुडे नाम से। इंडिया टुडे ये हिंदी में भी है, मैंने दिखाया था, रामविलास शर्मा जी इसका अनुवाद किए थे। एक और है, ये सब्यसाची भट्टाचार्य की बुक है। सब्यसाची भट्टाचार्य की बुक है। ये भारत का आर्थिक इतिहास करके है। ये मूलभूत किताबें हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। बाकी किताबें जो ज़्यादातर अच्छी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध हैं। लेकिन अब सोचो कि इतनी किताबें हिंदी में उपलब्ध है, सब तो पढ़ना नहीं है। इसमें जो मस्ट बुक है वो ये है। ये दोनों, ये दोनों जरूर पढ़ लो। इन दोनों को पढ़ने में फिर कोई सेकंड थॉट नहीं है, मत पूछेगा नया वाला पढ़ें कि पुराना वाला पढ़ें, दोनों पढ़िए। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि यशपाल ग्रोवर की बुक पढ़ना चाहिए क्या? तो मैं कहूंगा कि यशपाल ग्रोवर की बुक को शुरुआती दौर के टॉपिक जो है ना उसके लिए, जैसे विजय, ब्रिटिश विजय, विजय, प्रशासन, शिक्षा, गवर्नर जनरल, संवैधानिक सुधार,
संवैधानिक सुधार, इन सब अध्यायों के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लिए ये पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि एक दफा इस किताब का अधिकांश टॉपिक पढ़ जाइए, या फिर ऐसे आप इसको रखे रहिए रेफरेंस में रखे रहिए। जैसे मान लीजिए कि आप समाज सुधार का आंदोलन पढ़ रहे हैं, और समाज सुधार आंदोलन का टॉपिक जब पढ़ रहे हैं और अचानक आपको लगे देवबंद के बारे में 4-6 लाइन जानना चाहिए, तो ग्रोवर किताब पलट के देखेंगे तो मिल जाएगा। आप देखोगे कि अच्छा आर्य समाज के बारे में भी थोड़ा स्पेशल जानना चाहिए कुछ, तो आपको 8-10 लाइन में जानकारी मिल जाएगी। आपको लगेगा कि थोड़ा सा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें अच्छी बात यह है कि ये कलेक्शन है, ये कोई बहुत बड़े विद्वान आदमी के द्वारा रची गई रचना नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर या रिसर्चर नहीं है, कंपाइल किया है उन्होंने। तो कंपाइल की गई किताब हमेशा न्यू कमर स्टूडेंट के लिए अच्छी होती है। क्या क्या जानना चाहिए, क्योंकि इन सब बुक्स में वॉर को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। नहीं नहीं नहीं, वॉर को ग्लोरीफाई काहे किया जाएगा, इसमें ग्लोरिफिकेशन के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है। युद्ध का विस्तार से वर्णन करना और ग्लोरीफाई करना दोनों में अंतर होता है। नंबर 2, युद्ध का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें एक राज्य का निर्माण हुआ, उसकी एक व्यवस्था बनी, उसके ऊपर आसपास के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का दबाव था, ऊपर से अंग्रेजों का दबाव पड़ा, फिर युद्ध हुआ, संधियां हुई, फिर युद्ध हुआ, फिर संधियां हुई, और 2-3 बार में वो हार गए। तो ऐसे में उसकी चर्चा की गई है, उसकी कहानी विस्तार से बताई गई है। उतने विस्तार से वह जाने ये जरूरी नहीं है, यदि उसे और संक्षेप में बता दिया गया होता तो भी काम हो जाता। लेकिन जब आपने ऑप्शनल लिया है तो थोड़ा पढ़ ही लीजिए। पीटी के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह जैसे किताबों के बारे में मेरी कोई रुचि नहीं होती है, वो सब फिर भी किताब पढ़िए, ओरिजिनल ग्रोवर की किताब पढ़िए, वो सब जीएस वगैरह की किताब है, हम ऑप्शनल की बातें कर रहे हैं। इसके बाद तब अगला मुद्दा यह है कि ये बुक यदि आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने यदि बिपिन चंद्रा पढ़ लिया, बिपिन चंद्रा जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट लूसीड बुक आई हैव रेड इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लेखकों के बीच में उनके द्वारा लिखी गई किताबों में सबसे ज्यादा रोचक शैली के साथ यदि किसी ने लिखा है वो है बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा के बुक तो हर हाल में पढ़ना चाहिए। अब कोई आदमी मुझे कहता है कि मैं इग्नू पढ़ूं क्या? इग्नू यदि पढ़े हो तो भी मेरा यह सुझाव है कि बिपिन चंद्रा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बिपिन चंद्रा की हैसियत जो है हिस्टोरियंस के बीच में वो इग्नू के लेखकों की तुलना में बहुत ऊंची है ना। तो बिपिन चंद्रा को आप उपन्यास की तरह पढ़ो ना। बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उपन्यास है। मैं बीए में जब पढ़ रहा था, और बीए के फर्स्ट या सेकेंड ईयर की कहानी मुझे याद है कि मैं उस समय पहली दफा बिपिन चंद्रा पढ़ना शुरू किया था, तो विद इन 3 days मेरा बिपिन चंद्रा का अध्ययन कंप्लीट हो गया। वो किताब ही ऐसी है, वो खींचती है अपनी ओर। उस किताब की खासियत यह है कि वंस यू स्टार्टेड रीडिंग यू विल एंड अप विथ कंप्लीट रीडिंग। तो इसलिए उस बुक को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यदि आपने इग्नो पढ़ा है तो ग्रोवर छोड़ देना, इग्नो पढ़ा है तो ग्रोवर छोड़ देना। इग्नू पढ़ा है तो तुम चाहो तो नई वाली एनसीईआरटी उसको छोड़ देना, तुम चाहो तो पुरानी वाली एनसीईआरटी छोड़ देना, तुम चाहो तो दोनों एनसीईआरटी छोड़ देना। इग्नू और बिपिन चंद्रा का फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इसको जरूर पढ़ लेना, लेकिन ये 2 पर फिर कमांड रखना, ठीक है। बाकी ये सब जो है सुमित सरकार की बुक बहुत ही अच्छी बुक है,
खरीद कर रखो, किसी किसी टॉपिक के ऊपर काम आ सकती है। नहीं है तो चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं विपिन सुमित सरकार को कवर करूंगा। सुमित सरकार तो मेरे टीचर ही थे। हाँ, कहाँ है उनकी किताब? कहीं यहीं पर आसपास होगी। सुमित सरकार साहब मेरे टीचर हुआ करते थे। जब मैं एमए में पढ़ता था तो हम लोग को मॉडर्न इंडिया ही का एक पेपर पढ़ाते थे, सोशल एस्पेक्ट। किसान आंदोलन पढ़ाते थे, ये क्या कहते हैं, अ, ये शाहिद अमीन। और ट्राइबल मूवमेंट पढ़ाते थे ज्ञान पांडे। ये दोनों पूरी दुनिया में सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के दो सबसे बड़े विद्वान थे। और उसके बाद फिर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वह ज्ञान पांडे पढ़ाते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो पढ़ाते थे, ये क्या कहते हैं, राम लखन शुक्ला, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म का टॉपिक। और वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ाते थे पहले एक पेपर, उसके बाद इसमें भी पढ़ाते थे। और एक पढ़ाते थे सुभाष चक्रवर्ती। सुभाष चक्रवर्ती, प्रफुल्ल चक्रवर्ती का नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चाकी, उन्हीं के परिवार के थे, बहुत बड़े गांधीयन थे, वो गांधी पढ़ाते थे। इस तरीके से कई सारे सेक्शंस हैं जिनको कि अलग अलग विद्वानों ने कवर किया था। आप उन सब को, राम लखन शुक्ला की किताब संपादित है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, बहुत मोटी किताब है। इंडिया टुडे पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगा ही। सब्यसाची भट्टाचार्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिंता न करो, मैं उसे कवर करा दूंगा। सुमित सरकार की भी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं कवर करा दूंगा। शेखर बंदोपाध्याय भी कम से कम फर्स्ट रीडिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा तो तुम इसे पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो। अब गौर करने लायक बात यह है कि मैंने आपको यह कहा कि बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लो, क्यों? क्योंकि तुम यदि मुझसे क्लास में यह उम्मीद करते हो कि मैं तुमको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनके बनाए गए संगठन, इनके द्वारा लिखी गई किताब, इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य, इन सब का एकदम बेसिक बेसिक पढ़ाते रहूं तो फिर तो बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा ना। जो कहानियां तुम खुद किताबों में पढ़ सकते हो, उन कहानियों के लिए क्लासरूम नहीं होता है। क्लासरूम इसलिए नहीं होता है कि मैं तुमको एकदम बेसिक बेसिक बताता रहूं, देखो जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, फिर जवाहरलाल नेहरू ये किए, फिर नेहरू वो किए, नेहरू वो किए। क्लासरूम इसलिए होता है कि मैं तुमको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में ये प्रोमिनेंट स्टेजेस पर योगदान है, उनका ये आइडियोलॉजिकल योगदान है, ये आंदोलन में योगदान है। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में इन बिंदुओं पर टकराव था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में इन बिंदुओं पर टकराव था, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में इन बिंदुओं पर टकराव था। जब मैं तुमको उन बिंदुओं के बारे में बताना शुरू करूं तो तुमको ये मालूम रहे कि हाँ, घटनाओं को तो मैंने पढ़ा है। अब तुम यदि मुझसे घटनाएं ही पढ़ना चाहते हो सिर्फ, तब तो फिर तुम ऑप्शनल के अंदर हायर लेवल पर यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लेवल कब जाओगे? मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ घटनाएं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, घटनाएं पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम पूरी घटना यदि क्लासरूम में इस घटित होते देखना चाहते हो तो फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। इसीलिए तुमको बेसिक बुक जरूर पढ़ना चाहिए।